हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूँ PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 और 17 के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में अतिलघुत्तरीय प्रश्न 2016 के। प्रश्न नंबर 1 है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं, या प्रबंधन प्रक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, प्रबंधन के अंतर्गत आपका योजना, जिसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं, संगठन निर्माण, जिसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, स्टाफिंग हो गया, नेतृत्व करना, लीडिंग, या जिसको डायरेक्टिंग बोलते हैं, तथा संगठन अथवा बहाल का नियंत्रण करना आदि। ये सभी आपके आते हैं प्रबंधन प्रक्रिया के अंग के अंतर्गत। प्रबंधन प्रक्रिया में 4 अलग अलग चरण होते हैं, जिसमें से आपके चारों चरण हैं, जिसमें से पहला आपका है योजना बनाना, फिर आपका है व्यवस्थित करना, फिर नेतृत्व करना, और लास्ट आपका है नियंत्रित करना। तो ये आपके हो गए प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं, ये हो गए। और इसमें जो प्रक्रिया के अलग अलग जो चरण होते हैं चार, ये 4 चरण हो गए। प्रश्न नंबर 2 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले भौतिक संसाधन आपके हैं, तो आपका होता है मुख्य अध्यापक का कक्ष, स्कूली कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि। ये सभी आपके हैं विद्यालय प्रबंधन के भौतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए, या मानवीय प्रबंधन के कौन कौन से घटक होते हैं। तो मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक आपके हैं, पहला प्रधानाध्यापक, दूसरा अध्यापक, तीसरा आपका होता है छात्र, और लास्ट आपका है जिसमें समुदाय। समुदाय में कौन होता है, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग कार्नर से आप क्या समझते हैं, या लर्निंग कार्नर क्या होता है। तो देखिए, लर्निंग कार्नर जो है इंग्लिश के शब्द से बना है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और कार्नर का मतलब होता है कोना, यानी ऐसा कोना जहाँ से चीज़ों को सीखा जाता है या अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, सीखने का कोना अर्थात जहाँ रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियाँ सीखता है, वह विशेष स्थान है जो शिक्षार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है। लर्निंग कार्नर में समस्त सामग्री व्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी होती हैं। यानी जो होता है लर्निंग कार्नर, इसमें क्या होती हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी सामग्री रखी होती हैं, ये सभी क्या कैसे रखी होती हैं, व्यवस्थित और क्रमानुसार रखी होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कक्षा जो है प्रश्न नंबर 5, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। यानी कक्षा 2 में कौन सी पुस्तक पढ़ाई जाती है, कितनी पढ़ाई जाती है, उसका क्या नाम है। देखिए, कक्षा 2 में 3 पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। पहला आपका गिनतारा, दूसरा कलरो, और तीसरा रेनबो। ये 3 किताबें हैं जो कक्षा 2 में पढ़ाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, विशेष सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। यानी जो भी इसमें विशेष सामग्री हो, वो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जैसे कोई बच्चा 1 में पढ़ रहा है, तो उसके मानसिक स्तर 1 के अकॉर्डिंग उसमें चीज़ों को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 के सब्जेक्ट में आप 5 का गणित दे देंगे तो उस बच्चे को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए जो विशेष सामग्री होनी चाहिए वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, और चित्र, और जो चित्र हों वो कलरफुल हों, ऐसे उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जानी चाहिए। तो अगर सामान्य विद्यालय की बात करें, तो उसमें कैसा कक्षा अनुसार और अध्यापका के अनुसार जो है वो समय सारणी होनी चाहिए। कक्षा के अनुसार मतलब किस कक्षा में कब कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा और किस अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका होता है कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार। प्रश्न नंबर 8 है,
बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। यानी बच्चों से जब प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाता है तो किस प्रकार से उपयोगी होता है। तो बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य करवाने की उपयोगिता जब पहला आपका है, बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहन करना। यानी इससे क्या होता है, बच्चा आत्म प्रेरित होता है किसी कार्य को करने के लिए। दूसरा होता है, बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है। यानी जब भी बच्चा क्या करेगा, कोई कार्य खुद से करेगा, अपने समझ से करेगा, तो उसमें जो सृजनात्मकता की शक्ति होती है वो बढ़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो वो ज़्यादा क्रिएटिविटी होगा। प्रश्न नंबर 9 है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो देखिए, भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अभाव से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक होता है या महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य ये होता है कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं शैक्षिक भ्रमण के लिए, जैसे स्कूल से टूर जाता है, तो ये टूर इसीलिए ले जाया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं, जो जिस चीज़ को, जैसे भूगोल है तो उसका ऐतिहासिक, उसका जो है अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो जब बच्चे जाते हैं टूर पे तो क्या करते हैं, उस चीज़ों से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो पाते हैं और उसको अच्छे से समझ पाते हैं और लंबे समय तक याद कर पाते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए शैक्षिक भ्रमण का बहुत महत्व होता है। प्रश्न नंबर 10 है, खेल कूद से बच्चों में किन किन पक्षों का विकास होता है। तो खेल कूद से बच्चों में निम्नलिखित पक्षों का विकास होता है। पहला आपका है शारीरिक विकास। जैसे खेल के मैदान में जब बच्चा दौड़ता है या खेलता है, तो इन सभी से क्या होता है, उसका शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास भी होता है। जैसे कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो उससे मस्तिष्क का विकास हो जाएगा। फिर आपका होता है चरित्र का विकास। यानी चरित्र का विकास जो हो, जो खेल होता है वो चरित्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि जो खेल होता है वो डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत अच्छा ही साधन होता है। अगला आपका है सामाजिक विकास होता है। तो सामाजिक विकास होता है जब बच्चे खेलते हैं तो एक ग्रुप बना के खेलते हैं, कोई अकेले नहीं खेलेगा। कोई बच्चा अगर खेल रहा है तो ग्रुप में ही खेलेगा। तो जब ग्रुप में खेलेगा तो उससे उसका सामाजिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सामूहिक विकास। तो समूह में खेलेगा तो सामूहिक विकास और इसी से उसका सामाजिक विकास। प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो अध्यापक की उपस्थिति रजिस्टर पहला हो गया। दूसरा आपका है वेतन रजिस्टर। फिर मिड डे मील रजिस्टर। फिर आपका है सेवा पुस्तिका। लास्ट आपका है पत्र व्यवहार रजिस्टर। ये सभी होते हैं अध्यापकों से संबंधित पंजिकाएं या रजिस्टर। प्रश्न नंबर 12, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। तो वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आपका कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील इत्यादि, ये सभी आते हैं वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 13 है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, बीआरसी जो होता है वो आपका ब्लॉक स्तर एवं जो होता है, एनपीआरसी जो होता है वो न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। तो ये है दोनों में अंतर। बीआरसी आपका ब्लॉक स्तर पर होता है और एनपीआरसी जो होता है वो आपका पंचायत स्तर पर होता है। प्रश्न नंबर 14 है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सार्वभौमिकरण से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, यही आपका होता है सार्वभौमिकरण का अर्थ। यानी 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा उपलब्ध कराने का मतलब यहाँ निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण कहलाता है, यहाँ का नहीं होगा। तो प्रारंभिक जो शिक्षा होता है वो सार्वभौमिकरण कहलाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह विचारों की जन्म स्थली है। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है अगला उत्तरीय प्रश्न 2017 के। प्रश्न नंबर 1 है, प्रबंधन से आप क्या आशय है या प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करना ही क्या कहलाता है, ये प्रबंधन कहलाता है।
प्रश्न नंबर 2 है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो कक्षा शिक्षण के हेतु जो अति आवश्यक सामग्रियां हैं वो आपका है श्यामपट्ट, चार्ट, तीसरा मॉडल, चौथा मानचित्र, पांचवा है रेखा चित्र अथवा आकृतियाँ, छठा ग्राफ, सातवां आपका है विज्ञान शिक्षण सामग्री, आठवां आपका है फर्नीचर। ये इतने सारे जो आपके हैं ये कक्षा शिक्षण के हेतु के लिए आवश्यक सामग्रियां हैं। इसमें हम चौक भी लिख सकते हैं, इसमें चौक नहीं लिखा गया है। श्यामपट्ट के साथ हम लोग चाक का भी यूज करते हैं, चाक के साथ हम लोग डस्टर का भी यूज करते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री। प्रश्न नंबर 3 है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो देखिए, विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला आपका है प्रधानाध्यापक, दूसरा अध्यापक, तीसरा छात्र और चौथा आपका है समुदाय, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र छात्र शिक्षक संघ, ये सभी आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। या प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रभावी शिक्षक के गुण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, शिक्षक कोई भी हो उसमें गुण का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो एक प्रभावी शिक्षक के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। तो देखिए, एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वह विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। दूसरा आपका है, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। नेक्स्ट है, यानी शिक्षक कोई भी हो वो क्या होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे से इंटरेक्ट हो सके और दूसरों को भी अपने प्रति इंटरेक्ट कर सके। तीसरा आपका दिया गया है, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। यदि अध्यापक जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। चौथा आपका है, अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्येतर क्रियाओं एवं खेल कूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। पांचवा है, छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ये सभी हो गए एक प्रभावी शिक्षक। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग जो है वो निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। पहला आपका है विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, दूसरा बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई इत्यादि खरीदने में। नेक्स्ट है आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में। फिर नेक्स्ट दिया गया है हमारा नेक्स्ट हमारा 4 नंबर है, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, फिर चाक, डस्टर, फिर आपका है जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब, दीवाल घड़ी आदि खरीदने हेतु। पांचवा आपका दिया गया है विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। नेक्स्ट आपका दिया गया है छठा है विद्यालय सौंदर्यकरण हेतु गमले एवं फूल में पौधे की व्यवस्था करने हेतु। और लास्ट है 7 नंबर है प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने हेतु। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों को निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, जिसमें से पहला आपका है चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। दूसरा, पाठ्यवस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। नेक्स्ट है बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों। नेक्स्ट आपका दिया गया है बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर हों। नेक्स्ट आपका है पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। लास्ट आपका है अच्छा, पाठ्य पुस्तक बच्चों के अस्त्रानुकूल एवं रोचक हो। तो अस्त्रानुकूल ये बहुत जरूरी होता है, कोई भी पाठ हो
यदि वह बच्चों के अनुकूल नहीं होगा, बच्चों के स्तर के अनुकूल नहीं होगा, मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं होगा, तो कोई भी बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है? तो देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें से पहला है, ये शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। दूसरा है, ये जटिल विषयों को सरल बनाकर समझने में मदद करती हैं। तीसरा है, अलग अलग तरह की सामग्री जैसे चित्र, वीडियो, मॉडल, ये सभी जो होती हैं, ये सीखने में क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ही मदद करती हैं। जब हम अलग अलग इंद्रियों से सीखते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं। पांचवा है, ये वास्तविक दुनिया से जुड़े अनुभव प्रदान करके सीखने को और बेहतर बनाती हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती हैं। लास्ट आपका है 7 नंबर, शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाती है और छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 8 है, लर्निंग कार्नर क्या है, या लर्निंग कार्नर किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। लर्निंग कार्नर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीखने का कोना, लर्निंग कार्नर का अर्थ होता है सीखने का कोना। ये एक ऐसा कोना होता है जहाँ विद्यार्थी किसी भी चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो लर्निंग से अभिप्राय विद्यालय का वह कोना जहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कार्नर में रखी सामग्री को बच्चे उपयोग कर, देखकर, स्पर्श कर सीखते हैं। तो यह क्या हो गया, लर्निंग कार्नर। इसका उदाहरण है आपका पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, कहानियाँ इत्यादि। प्रश्न नंबर 9 है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है, या समय सारणी की क्या उपयोगिता है? तो देखिए, पाठ्यक्रम के अनुसार अपने दैनिक कार्यों की योजनाबद्ध तरीके से संचालन करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वही समय सारणी कहलाता है। यानी समय सारणी क्या होता है, कोई भी स्कूल होगा उसमें कई सारे काम होते हैं, दैनिक काम होते हैं। तो दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए विद्यालय जो योजना बनाता है, जो व्यवस्था करता है, वही उसका समय सारणी होता है। प्रश्न नंबर 10 है, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए, या पर्यवेक्षण क्या होता है? तो पर्यवेक्षण जो होता है, पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है वह उच्च कोट जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। जो सुपरविजन शब्द है, ये सुपर प्लस विजन से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है उच्च दृष्टि। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। तो ये आपका होता है पर्यवेक्षण का अर्थ। पर्यवेक्षण का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। प्रश्न नंबर 11 है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो समेकित शिक्षा, इसी को हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूरी की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, डाइट मेंटर कौन होता है, या डाइट मेंटर किसे कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं डाइट मेंटर क्या होता है। तो डाइट मेंटर एक शिक्षक या प्रशिक्षण होता है जो जिला स्तर एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट से जुड़े होते हैं। इनका मुख्य काम होता है स्कूलों में जाकर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और उनकी मदद करना ताकि वे बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। तो डाइट मेंटर क्या होता है, ये जिले स्तर पर क्या होता है, जो जिले स्तर पर डाइट होता है, इसी से ये डाइट मेंटर क्या होता है, जुड़ा होता है, एक संस्थान है। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि स्कूलों में जाकर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको प्रशिक्षित करना ताकि वे बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। प्रश्न नंबर 13 है, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआर, देखिए एनपीआरसी का पहले हम लोग पूरा नाम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र।
इसका कार्य है तो एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला आपका है न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय का माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। यानी वो जो समाधान जो विद्यालय में दिक्कतें होती हैं उसको क्या करते हैं, वो आगे जो अधिकारी होते हैं उनको प्रेषित कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है दूसरा नंबर न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुमानित धन की आवश्यकता की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं। प्रश्न नंबर 14 है खेल कूद के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो खेल कूद के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं, जिनमें से पहला दिया गया हमारा पहला सिद्धांत है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए। दूसरा है आपका खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होने देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक खेल के नियम का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर आपका दिया गया है कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। 6 नंबर है खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट है स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए। तो ये सभी हो गए आपके। प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लोच का सिद्धांत क्या है या लोच का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रबंधन साधन है ना कि साध्य है। इस साध्य के ऊपर आधिकारिक यानी इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम अध्ययन विधि परीक्षा समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। तो ये आपका हो गया लोच का सिद्धांत। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PH0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।